नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं, विशेष तौर से इन सभी मुद्दों की अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए, ताकि इन मुद्दों की समझ के आधार पर आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर पर बात करेंगे। लॉजिस्टिक क्षेत्र को कार्बन मुक्त करना, ये हमारी पहली खबर है और विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे परिवहन का विस्तार होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, परिवहन का विस्तार होता जा रहा है, वैसे वैसे अगर परिवहन के ऐसे स्रोत हमारे पास होंगे, ऐसे साधन हमारे पास होंगे जिनसे कार्बन का उत्सर्जन बेहद ज्यादा होता होगा, तो उससे हम सतत विकास की अवधारणा नहीं रख पाएंगे या सतत विकास की आधारशिला नहीं रख पाएंगे। क्योंकि अगर जितना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा, उतना ही ग्लोबल वार्मिंग और अंततः जलवायु परिवर्तन की घटना हमारे सामने आएगी और हमें आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करना है। इसलिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता वर्तमान में यह है कि लॉजिस्टिक क्षेत्र को हम कार्बन मुक्त बनाएं। इसी से संबंधित ये पूरी खबर है। भारत का जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है, ये देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वर्ष 2047 तक जो भारत को विकसित भारत बनाने का सपना रखा गया है, उसमें लॉजिस्टिक क्षेत्र की विशेष रूप से भूमिका रहेगी। तो इसके अंतर्गत अगर ये क्षेत्र बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव होगा या कार्बन इंटेंसिव होगा, एनर्जी इंटेंसिव तो है ही, अगर ये कार्बन इंटेंसिव होगा, कार्बन गहन क्षेत्र होगा, ऐसा क्षेत्र होगा कि प्रति इकाई आप जितना लॉजिस्टिक क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, उसमें प्रति इकाई कार्बन का उत्सर्जन बेहद ज्यादा होगा। उसको हम कहते हैं कार्बन इंटेंसिव क्षेत्र। अगर ये ज्यादा कार्बन गहन क्षेत्र होगा, तो इससे भारत के सतत विकास की नींव नहीं पड़ पाएगी। इसलिए लॉजिस्टिक क्षेत्र को कार्बन मुक्त करना बेहद आवश्यक है। जब हम लॉजिस्टिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो सामान्य तौर से लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक का मतलब होता है किसी वस्तु या माल, किसी सेवा या किसी सूचना की शुरू से लेकर के और अंतिम उपभोग तक पूरी आवाजाही की व्यवस्था को नियंत्रित करना, इस प्रक्रिया का एक प्रकार से प्रबंधन करना, इस पूरी स्थिति को हम लॉजिस्टिक क्षेत्र के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। और जाहिर सी बात है कि इसमें परिवहन की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने पर हमें बहुत बड़े लॉजिस्टिक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। इसी को हम लॉजिस्टिक्स के नाम से, सेक्टर के नाम से संबोधित करते हैं। वर्ष 2070 तक अगर भारत अपने नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, यानी उस तरह से अर्थव्यवस्था को बनाना चाहता है जहां पर भारत द्वारा जितना कार्बन उत्सर्जित किया जाता है, उतना ही कार्बन भारत द्वारा लिए गए कदमों जैसे वनीकरण यानी फॉरेस्ट्रेशन या भारत द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी उतने ही कार्बन को अवशोषित करने में सक्षम हो, जितना कार्बन अलग अलग क्षेत्र उत्सर्जित कर सकते हो। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? नेट जीरो टारगेट। नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लिया, यानी जितना कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है, उतना ही अवशोषित भी किया जा रहा है और किसी भी प्रकार से कार्बन का वायुमंडल में कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है। इस स्थिति को हम नेट जीरो कहते हैं। भारत ने लक्ष्य रखा है कि वो वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। और अगर भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, तो उसे अपने परिवहन क्षेत्र को, विशेष रूप से लॉजिस्टिक क्षेत्र को क्या बनाना होगा? कार्बन मुक्त बनाना होगा या उसकी कार्बन इंटेंसिटी को बेहद कम करना होगा। तभी भारत सतत और समावेशी विकास के अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र का वर्तमान उत्सर्जन प्रोफाइल क्या है? ये देखते हैं कि भारत का लॉजिस्टिक क्षेत्र वर्तमान में कितना उत्सर्जन करता है। ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में इसकी क्या भूमिका है? जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, तो इसमें 4 गैसेस कौन कौन सी मुख्य हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, इसके अलावा N2O है, इसके अलावा इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और इसमें CH4। ये 4 मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस माने जाते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में जो लॉजिस्टिक क्षेत्र की भारत में भूमिका है, वो कितने प्रतिशत का योगदान है? लगभग 13.5% का योगदान है। और इस 13.5% में सबसे बड़ा योगदान सड़क परिवहन क्षेत्र का है। कितना योगदान है? इस 13.5% योगदान में 13.5% जो भूमिका है, इसमें 88% का योगदान केवल सड़क परिवहन क्षेत्र के द्वारा किया जाता है
और इसमें से भी सड़क परिवहन में भी सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? ट्रकों की। ट्रकों के द्वारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मालों का परिवहन किया जाता है, वस्तुओं का परिवहन किया जाता है, इससे 38% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए ट्रक विशेष रूप से जिम्मेदार माने गए हैं। ये पूरा हमारे पास अलग अलग स्रोतों से आंकड़ा आता है। घरेलू विमानन लगभग 4% का योगदान देते हैं उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में। सरकार वर्ष 2030 तक आंतरिक जल मार्ग परिवहन को दोगुना करने और तटीय शिपिंग को 1.2 गुना बढ़ाने की योजना बना रही है, ताकि वो परिवहन के केवल एक ही साधन पर निर्भर न रहे, केवल सड़क परिवहन पर निर्भर न रहे, बल्कि परिवहन के अन्य साधनों पर भी बल दे जो कि कम कार्बन इंटेंसिव है या ग्रीन हाउस गैसेस का कम उत्सर्जन करते हैं। और लॉजिस्टिक क्षेत्र की उत्सर्जन क्षमता को या उत्सर्जन को कम करने का एक बेहतर रणनीति मानी गई है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक क्षेत्र कुल ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन का लगभग 7% योगदान करता है। तो ये सामान्य आंकड़े हमने हासिल कर लिए। लॉजिस्टिक क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन यानी कार्बन मुक्त करने में प्रमुख चुनौतियां किस प्रकार की है? एक तो प्रमुख चुनौती यही है कि अगर किसी भी क्षेत्र पर आपकी निर्भरता ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो अपने आप में एक चुनौती बन जाएगी। भारत में सड़क परिवहन पर अलग अलग सेवाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, माल ढुलाई के अंतर्गत विशेष रूप से निर्भरता बनी हुई है। भारत में सड़क परिवहन का ही प्रभुत्व है, क्योंकि रेलवे और मल्टी मॉडल लिंकिंग की उतना विस्तार नहीं है जितना रेलवे का विस्तार है। और भारत में 64.5% माल यानी वस्तुएं और 90% यात्री परिवहन जो है वो सड़क मार्ग के द्वारा ही होता है। ये दिखाता है कि सड़क परिवहन का किस प्रकार से परिवहन के क्षेत्र में एक प्रभुत्व बना हुआ है। इस उच्च निर्भरता यानी सड़क परिवहन पर ये जो बड़ी निर्भरता है, इसके कारण डीजल चालित ट्रकों के कारण तेजी से डीकार्बोनाइजेशन करना तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से एक चुनौती बना हुआ है और आगे ये चुनौती बनी रहेगी अगर इतनी निर्भरता रहेगी। साथ ही भारत में जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है ये फ्रेगमेंटेड है, खंडित है और अव्यवस्थित भी है। भारत का जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है ये ज्यादातर अव्यवस्थित है। इसमें 85% से अधिक ट्रक व्यक्तिगत और छोटे ऑपरेटरों द्वारा संचालित होते हैं, जो हरित प्रौद्योगिकियों यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी, उत्सर्जन ट्रैकिंग और डेटा साझाकरण, डेटा को जो साझा किया जाता है उसको लेकर के एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने, समन्वित रणनीति अपनाने में, एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनाने में कहीं ना कहीं बाधक सिद्ध होते हैं। और ये अपने आप में एक प्रमुख चुनौती है लॉजिस्टिक क्षेत्र की, उसको डीकार्बोनाइज करने की। इसके अलावा उच्च संक्रमण लागत यानी अगर आप परिवहन के दूसरे मॉडल पर की तरफ गमन करना चाहते हैं, ट्रांजिशन करना चाहते हैं, संक्रमण करना चाहते हैं, तो उसमें उच्च लागत आएगी। इसके अलावा सीमित बुनियादी ढांचा, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो हुआ है लेकिन अभी भी कई तरह की सीमाएं बनी हुई है। विशेष तौर से दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है जितना कि प्रमुख क्षेत्रों में और विशेष तौर से मेट्रोपॉलिटन सिटी के आसपास हुआ है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और हाइड्रोजन वाहनों में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण अग्रिम निवेश करने की आवश्यकता होगी, पहले से ही एडवांस इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता होगी। और ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो कीमत है वो आईसीई यानी इंटरनल कंबशन इंजन वाहनों की तुलना में 20 से 50% अधिक है, जिन वाहनों इंटरनल कंबशन इंजन का प्रयोग जो सड़क परिवहन के अलग अलग साधनों के अंतर्गत होता है। तो अगर ईवी की तरफ गमन करना है, संक्रमण करना है, तो वहां पर लागत भी एक अपने आप में चुनौती बनी हुई है। छोटे ऑपरेटरों को ग्रीन टेक्नोलॉजी या ग्रीन वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुंच होती है और कम कार्बन ईंधन डीजल से अधिक महंगे होते हैं, यानी ऐसे ईंधन जो कि कम कार्बन का उत्सर्जन करते हैं वो डीजल से ज्यादा महंगे होते हैं और इसलिए छोटे ऑपरेटरों को उनको अपनाना बेहद ज्यादा मुश्किल होता है, वित्तीय दबाव उन पर पड़ता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग और हाइड्रोजन ईंधन स्टेशनों की भारत में अभी भी कमी बनी हुई है। भारत की 70% बिजली निर्भरता जीवाश्म ईंधनों पर, फॉसिल फ्यूल्स पर और विद्युतीकरण की प्रभावशीलता को, और विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग और हाइड्रोजन ईंधन स्टेशनों की कमी और भारत की 70% बिजली निर्भरता है वो जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर होने के कारण अभी भी इस पूरा जो संक्रमण है इन क्षेत्रों की तरफ जाना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जाना
बेहद मुश्किल बना हुआ है और ये लॉजिस्टिक क्षेत्र की डीकार्बोनाइजेशन करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती बनता है। साथ ही भारत में सार्वजनिक परिवहन का सीमित रूप से लोगों द्वारा अपनाया जाना भी एक प्रमुख बाधा बनी हुई है। आपने देखा होगा अभी भी व्यक्तिगत तौर पर हम ज्यादातर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रेफरेंस क्या रहती है? अगर हमारे पास साधन है तो हम सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने व्यक्तिगत व्हीकल्स के साथ ही चलना पसंद करते हैं। इसके कारण क्या है, अगर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कम होता है तो उसका और व्यक्तिगत परिवहन का इस्तेमाल ज्यादा होता है, व्यक्तिगत जो हमारे पास वाहन है उनका इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो स्वाभाविक रूप से उनसे उत्सर्जन भी ज्यादा होगा और ये अपने आप में एक समस्या बनी हुई है डीकार्बोनाइजेशन न होने के अंतर्गत। सरकार ने कई तरह की पहलें की हैं ताकि वो इस समस्या का समाधान कर सके। उसमें से एक महत्वपूर्ण पहल है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022। इसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के सकल घरेलू उत्पाद के 8 से 9% तक घटाना और लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में भारत को शामिल करना। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। ये योजना हाईवे, रेलवे, बंदरगाहों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को एकीकृत करने का प्रयास करती है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है और उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करती है। इसके अलावा समर्पित माल गलियारे यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ये एक महत्वपूर्ण पहल है। लॉजिस्टिक क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के अंतर्गत ये योजनाएं रेलवे और सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती हैं, परिवहन दक्षता को ऑप्टिमाइज करती हैं, ज्यादा से ज्यादा परिवहन जो फील्ड है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट फील्ड है, उसको दक्ष बनाने का प्रयास करती है एनर्जी के दृष्टिकोण से और कार्बन फुटप्रिंट को घटाने का प्रयास करती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पहल क्या है? फेम योजना है, जो एक विशेष योजना है और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण योजना है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के अंतर्गत विशेष रूप से इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म एक और योजना है। ये प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया को डिजिटल करता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स भी एक महत्वपूर्ण पहल है। राज्य स्तरीय लॉजिस्टिक्स इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता का यह मूल्यांकन करता है और जब हम किसी चीज का ठीक तरीके से मूल्यांकन करेंगे तो हमारे नीति निर्माण पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा सकारात्मक रूप से। इसके अलावा पीएमई ड्राइव यानी प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना, जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए समर्पित प्रोत्साहन योजना है, वो भी सरकार के द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है ताकि लॉजिस्टिक क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके और इसको डीकार्बोनाइजेशन, इस क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन को कम से कम किया जा सके। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस का जो दृष्टि लर्निंग ऐप है उसको अपग्रेड कर दिया गया है और किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। इसमें 3 महत्वपूर्ण फीचर जोड़े गए हैं। एक फीचर है एआई समरी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समरी। आप जानते हैं कि आपके लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं और कई बार इन लंबे लेक्चर्स को रिवाइज करना बेहद ज्यादा मुश्किल होता है, तो आप क्या करेंगे, एआई समरी के माध्यम से लंबे लेक्चर्स को आप बिंदु फॉर्म में प्राप्त कर सकेंगे और तेजी से रिवाइज कर सकेंगे। दूसरा फीचर क्या है? एआई क्विज। आपका जो लेक्चर चल रहा है उसी पर आधारित आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे, आप तुरंत उन प्रश्नों के उत्तर दें और अपना मूल्यांकन कर सके कि आप किसी लेक्चर को कितना समझ रहे हैं। तीसरा फीचर क्या है? तीसरा है आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछें। ये एक रियल टाइम प्रश्नोत्तर सुविधा है, यानी अगर आपके मन में लेक्चर के दौरान किसी भी प्रकार का संशय खड़ा होता है तो आप तुरंत प्रश्न पूछिए, तुरंत उसका उत्तर मिलेगा, आप अपने संशय का निवारण कर सकते हैं और अपने लेक्चर को और ज्यादा समृद्ध बना सकते हैं। तो ये दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब इसे एआई से और ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। तो अब आपके पास अपग्रेडेड दृष्टि लर्निंग ऐप होगा, जिसके माध्यम से आप आईएएस जीएस फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स की अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकेंगे और सफलता प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। अगली खबर हमारी आरबीआई के गोल्ड रिजर्व से जुड़ी हुई है। समाचारों में क्यों है? क्योंकि इस विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें सोने का हिस्सा वर्ष 2019 में जहां 6.7% था, वो वर्तमान में फरवरी 2025 में बढ़कर के 12% हो गया है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि देखी गई है और अप्रैल 2025 में भारत का जो
फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, ये 677.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है और इसमें दिन प्रतिदिन बदलाव होता रहता है। तो आपको अगर इससे भिन्न आंकड़ा मिले तो उसमें कोई संशय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन बदलता भी है। इसमें जो फॉरेन करेंसी एसेट है, जो टोटल हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, ये इतना पहुंचा है। इसमें फॉरेन करेंसी एसेट में 892 मिलियन डॉलर और सोने के भंडार में 638 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। यानी इस इजाफे का महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व इतना बढ़ा है। विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडार की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में रखी गई आरक्षित संपत्ति होती है, रिजर्व्ड एसेट होता है। इसमें कई चीजें शामिल होती हैं, जैसे इसमें विदेशी मुद्राएं शामिल होती हैं, इसमें बॉन्ड्स शामिल होता है, ट्रेजरी बिल शामिल होता है, अन्य सरकारी प्रतिभूतियां इसके अंतर्गत शामिल होती हैं, जो सामान्यतः अमेरिकी डॉलर में ही उनका नॉमिनेटेड होते हैं, डिनोमिनेटेड होती हैं, उनको मापक होता है। अमेरिकी डॉलर में ही मुख्यतः उनको रखा जाता है या उनको मापा जाता है। महत्व क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार भुगतान संतुलन का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो विदेशी मुद्रा भंडार से क्या है? किसी देश को कितना आयात करना है या कोई भी देश अपनी जरूरत की चीजें कितने समय तक और कितने लंबे समय तक खरीद सकता है, ये विदेशी मुद्रा भंडार इसका एक महत्वपूर्ण मापक है और भुगतान संतुलन में इसकी विशेष भूमिका होती है। अगर किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत मजबूत है तो उस देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर माना जाता है, क्योंकि वो अपनी जरूरत की जो सामान है वो आसानी से खरीद सकता है। उद्देश्य क्या है? बाहरी भुगतान, विदेशी मुद्रा भंडार को रखने का उद्देश्य क्या है? फॉरेक्स रिजर्व को रखने का बाहरी भुगतान की आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है कोई भी देश। विदेशी मुद्रा भंडार का उद्देश्य बाहरी भुगतानों के लिए आवश्यक धन की आपूर्ति करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने के लिए भी ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है और वैश्विक वित्तीय संकटों के दौरान एक बफर के रूप में भी काम करता है। कोई भी वैश्विक वित्तीय संकट चल रहा है, उससे निपटने के अंतर्गत उसमें अलग अलग वस्तुओं की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, उस संकट से निपटने के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में कार्य करता है, एक सुरक्षा के रूप में काम करता है और मौद्रिक नीतियों में एक विश्वास भी सुनिश्चित कर सकता है। अगर किसी देश के पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत अच्छा है, अच्छी मात्रा में है, तो उस देश की जो मौद्रिक नीति है, चाहे राजकोषीय नीति हो, वो थोड़ी स्वतंत्र होती है, खुली होती है और कोई भी देश रिस्क लेने की स्थिति में भी रहता है। बेहतर नीति संचालन भी इसके माध्यम से हो सकता है, इसकी पृष्ठभूमि पड़ने पर हो सकता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक कौन कौन से हैं? एक तो फॉरेन करेंसी एसेट हो गया, विदेशी मुद्रा संपत्ति हो गया, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा योगदान करता है। इसके अलावा सोने का भंडार हो जाता है, ये दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है भारत में। एक विशेष आहरण अधिकार है, ये एक प्रपत्र आप मान लीजिए जो कि IMF के पास होता है और IMF और अन्य देशों के बीच जो लेन देन होता है उसमें एक महत्वपूर्ण साधन क्या है? विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है। ये किसी प्रकार का सिक्का या नोट नहीं होता है, ना ही इसको छापा जाता है, लेकिन लेन देन में IMF के साथ और IMF के सदस्य देशों के साथ लेन देन में ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। कोई मुद्रा नहीं है, लेकिन और इसकी कीमत 5 मुद्राओं के एक बास्केट के आधार पर निर्धारित की जाती है और ये 5 मुद्राएं कौन सी हैं? अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन या जापानी येन और ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड, ब्रिटिश पाउंड। आरटीपी क्या है? आरटीपी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ये किसी देश की IMF संसाधनों तक कोटा आधारित पहुंच होती है, बिना कठोर शर्तों के उधार लिया जा सकता है इसके माध्यम से और इसे भुगतान संतुलन या वित्तीय स्थिरता के लिए उपयोग किया जाता है। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण भागीदारी है। आप जानते हैं कि IMF में हर देश का एक कोटा होता है, एक कोटा होता है और कोटा किस आधार पर होता है? किसी भी देश के आकार, आर्थिक ताकत के आधार पर, आर्थिक आकार के आधार पर कोटा निर्धारित होता है और उसी के आधार पर उस देश का वोटिंग भी IMF में निर्धारित होता है। इसके माध्यम से, इस आरटीपी के माध्यम से कोई भी देश क्या कर सकता है? कोई भी देश IMF से मदद मांग सकता है, IMF को एक खास मात्रा में क्या उपलब्ध करा सकता है? अपना फॉरेक्स रिजर्व उपलब्ध करा सकता है और उस फॉरेक्स रिजर्व के बराबर में धन हासिल कर सकता है अपनी मुद्रा में और ये एक विशेष संकट से बाहर आने का एक तरीका भी है। और अगर किसी देश का कोटा बेहतर है और उसके सामने किसी भी प्रकार का संकट आता है तो वो IMF में विदेशी मुद्रा
या आप कह सकते हैं कि कोई भी जो फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा है उसको उपलब्ध करवा करके उससे पैसा उठा सकता है और अपने वित्तीय संकट का समाधान कर सकता है। अगली खबर हमारी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 से जुड़ी हुई है। समाचारों में क्यों है? क्योंकि भारत ने अपनी पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसका उद्देश्य क्या है? बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना उद्देश्य है। रिपोर्ट में बढ़ते साइबर जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए रणनीतिक उपायों का इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो किसके द्वारा ये डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? ये रिपोर्ट दी गई है सीसा यानी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज एग्रीमेंट, एक जो कि एक वैश्विक साइबर सुरक्षा फर्म है। इसके अलावा कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम आई इन, जो कि भारत की एक महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एजेंसी है और साइबर हमलों की निगरानी करती है, उनकी मॉनिटरिंग करती है और तीव्र गति से रेस्पॉन्स करने का प्रयास करती है भारत में साइबर हमलों को रोकने के लिए। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है जिसको हम कंप्यूटर सिक्योरिटी के नाम से, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्षेत्र में जो रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है फाइनेंशियल वित्तीय कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए, जो वित्तीय क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है, उससे संबंधित उसके द्वारा, जिसको हम जानते हैं CSIRT फिन के द्वारा, इन सभी संस्थाओं के द्वारा मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार की गई है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस क्षेत्र में बढ़ते साइबर जोखिमों का विश्लेषण करना, संगठनों को मजबूत सुरक्षा उपाय अपनाने, अनुपालन प्रोटोकॉल में सुधार करने और खतरे का पता लगाने की क्षमता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना इस रिपोर्ट का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अगर हम मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों में हाल ही में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि वर्ष 2024 में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और जो इंश्योरेंस क्षेत्र है उसमें साइबर हमलों में वृद्धि देखी गई है। वैश्विक डाटा उल्लंघन लागत 2023 की तुलना में 10% बढ़कर के 4.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जबकि भारत में ये 2.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। यानी वैश्विक डाटा उल्लंघन लागत 2023 की तुलना में 10% बढ़कर के कितनी हो गई? 4.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंची और भारत में ये 2.818 मिलियन अमेरिकी डॉलर हुई। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस का जो डिजिटल विकास 2028 तक 3.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के भुगतान तक पहुंचने का अनुमान है और इससे साइबर हमलों का विस्तार भी स्वाभाविक रूप से होगा। और हाल ही में आपने देखा होगा कि फिशिंग हमलों में भी एक वृद्धि देखी गई है। फिशिंग हमलों में हम जानबूझ करके किसी को ट्रिक करने का प्रयास करते हैं, उससे कोई सूचना हासिल करने का प्रयास करते हैं, उसे किसी भी प्रकार से कोई भी एक ऐसा जानकारी मुहैया कराएंगे जैसे वास्तविक संस्थाओं द्वारा जानकारी मुहैया कराई जा रही है, लेकिन हम उसको बेसिकली किसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं, उसको ट्रिक करते हैं, उसको धोखा देने का प्रयास करते हैं उससे जानकारी हासिल करने के लिए। इसके अलावा क्रिप्टो हमले भी बढ़े हैं। साइबर अपराधियों ने क्रिप्टो एक्सचेंजों को निशाना बनाया है और नए मॉलवेयर वेरिएंट्स क्रिप्टो वॉलेट्स को भी खतरे में डाल रहे हैं। यानी इसका मतलब है, आप जानते होंगे, यह है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हमने एक पूरी व्यवस्था खड़ी की है, डिजिटल करेंसी की व्यवस्था खड़ी की है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको सुरक्षित भी बनाने का प्रयास किया है। लेकिन इसको भी टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है अलग अलग मॉलवेयर के माध्यम से, अलग अलग साइबर हमलों के माध्यम से। तो इस पर भी रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है। साइबर थ्रेट के और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे ये हैं कि सोशल इंजीनियरिंग हमले भी बढ़े हैं, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज और फिशिंग हमले बढ़ रहे हैं, जिसमें 54% जो बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज मामले हैं वो प्रीटेक्स्टिंग यानी झूठे बहाने से धोखा देना से जुड़े हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक तकनीकों का उपयोग इन हमलों को और अधिक दृढ़ बना रहा है, जिससे वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी हो सकती है। AI का भी प्रभाव बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा फिशिंग हमले अधिक पुख्ता हो रहे हैं। ईमेल जो कि एक विश्वसनीय संगठन की शैली, टोन और ब्रांडिंग की नकल करते हैं, उनसे ये हमले और ज्यादा आसान हो गए हैं। AI आधारित चैटबॉट फिशिंग स्कैम्स के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी निकालने के लिए
इंटरेक्टिव रूप से पीड़ितों को लुभाने का प्रयास करते हैं। इनसे निपटने के लिए रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशें क्या प्रदान की गई है? मानव केंद्रित और नेतृत्व प्रेरित दृष्टिकोण अपनाने की बात की गई है। उभरते हुए खतरों से निपटने के लिए एआई, फिशिंग, डीप फेक का मुकाबला करने के लिए निरंतर कर्मचारी प्रशिक्षण और साइबर जागरूकता जरूरी है। इसके अलावा नियमित रूप से ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैन्स और वास्तविक समय में खतरे की जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को लागू करना जरूरी है। फायरवॉल, जो कि एक महत्वपूर्ण गेट का डिजिटल सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण गेट के रूप में कार्य करता है। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, यानी जो आपका एंड डिवाइसेस है, चाहे मोबाइल फोन हो या आपका पीसी हो, उसके सुरक्षा के अंतर्गत एंड पॉइंट प्रोटेक्शन बेहद जरूरी है। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का मतलब है कि साइबर के क्षेत्र में या डिजिटल रूप में आप किसी पर भी विश्वास मत करिए। हर व्यक्ति को एक प्रकार से उसका वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए, हर चीज को। इनके साथ एक मजबूत डिफेंस इन डेप्थ रणनीति का पालन करना भी रिपोर्ट में सुझाया गया है। और समय पर पैचिंग, अपडेट्स, एआई आधारित खतरा पहचान और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना भी एक समाधान हो सकता है साइबर हमलों से बचने के अंतर्गत। अब हम आज के टॉपिक से संबंधित सवाल देखेंगे, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है, पीएम ई ड्राइव योजना किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, तटीय शिपिंग को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाना, बाहरी भुगतान की आवश्यकताओं को पूरा करना, देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना और केवल घरेलू उत्पादन बढ़ाना। अगला प्रश्न है, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? सर्ट इन और सीसा, आरबीआई और एनसीआईआईपीसी, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी सेल और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।